हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ इसकी यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसकी एक वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर मैं आपको पूरी यूनिट को एक वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस वन शॉट रिवीजन को। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। यूनिट नंबर 4 है कि हमारे पास पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन इज एन अल्टरेशन इन फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल दैट अल्टीमेटली अफेक्ट होल एनवायरनमेंट। मतलब ये क्या होता है पॉल्यूशन? अल्टरेशन, जब हमारे एयर में, वाटर में, सॉइल में कुछ कंटेंट्स की वजह से चेंज आ जाए तो उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय मैन मेड और नेचुरल एक्टिविटी। मैन मेड एक्टिविटी है, कुछ नेचुरल एक्टिविटी हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है और ये पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन किया गया है पॉल्यूशन का। नंबर 1, नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट। पॉल्यूटेंट के नेचर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन। तो बायोडिग्रेडेबल कौन सा होता है? दीज आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन डिकम्पोज नेचुरली इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल रिसोर्सेज। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं? वेस्ट, एक तरीके से पॉल्यूशन जो कि सब्सटेंस डिकम्पोज होते ही नहीं है सिंपलर फॉर्म में, वो हमेशा नेचर में प्रेजेंट रहते हैं, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होते, वो आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में। सेकंड है कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट के बेसिस पर पॉल्यूशन को हमने डिवाइड करा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियोएक्टिव पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन। सबसे पहले आएगा एयर पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन कॉज्ड बाय मैन मेड एंड नेचुरल एजेंट द डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ एयर एंड हैज इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। जब मैन मेड और नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से एयर की क्वालिटी खराब हो जाए तो उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन और इसका असर पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। द एनवेलप ऑफ एयर सराउंड द अर्थ सरफेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के सरफेस पर एयर का एनवेलप बना हुआ है, एक तरीके से कवर कर रखा है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट कंसिस्ट गैसेज। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? गैसेज, पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड बायोलॉजिकल पार्टिकल्स। कैटेगरीज दिए हैं एयर पॉल्यूटेंट की। तो एजेंट विच कॉज एयर पॉल्यूशन कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट। एयर पॉल्यूटेंट कौन होते हैं? जो सब्सटेंस की वजह से एयर पॉल्यूशन होता है उन्हें हम एयर पॉल्यूटेंट कहते हैं। एयर पॉल्यूटेंट को हमने डिवाइड कर रखा है ओरिजिन के बेसिस पर, प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आर दोज विच हैव देयर ओन ओरिजिन एंड हैव डायरेक्ट इमिशन इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब वो जिनका अपना खुद का ओरिजिन है और डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, वो कहलाते हैं प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है दोज विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी। वो एयर पॉल्यूटेंट जो कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से निकलते हैं उसके बाद एनवायरनमेंट में जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर दो तरीके के हैं एयर पॉल्यूटेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है सब्सटेंसेस में, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं पॉल्यूटेंट। और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? दोज विच हैव मिक्स्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड डोंट हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन। वो सब्सटेंस जिनमें बाकी चीजों का कंपाउंड होता है बट हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट नहीं होती, वो इनऑर्गेनिक एयर कंपाउंड एयर पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। काइंड ऑफ मैटर के बेसिस पर हमने दो तरीके के एयर पॉल्यूटेंट कर रखे हैं, साइज सिगरेटेड पार्टिकल और गैसियस एयर पॉल्यूटेंट। साइज सिगरेटेड पार्टिकल कौन से होते हैं? इन साइज रेंजिंग फ्रॉम 10 नैनो एनएम टू लेस देन -1 नैनो एमएम। साइज के बेसिस पर अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो कि 10 नैनो एमएम और से लेकर -1 तक का है तो वो साइज सिगरेटेड पार्टिकल की कैटेगरी में आता है और बाकी गैसेज एयर पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये टाइप हो गए एयर पॉल्यूटेंट की, कैटेगरी हमने देखी। अब आएंगे हमारे पास सोर्सेज क्या हैं एयर पॉल्यूशन के। तो नेचुरल सोर्सेज है सच एज थंडरस्टॉर्म की वजह से, इमिशन ऑफ गैसेज, वोल्केनिक इरप्शन, इन सब की वजह से जो एयर पॉल्यूशन होता है उसे हम नेचुरल सोर्स कहते हैं कि नेचुरल सोर्सेज की वजह से हुआ एयर पॉल्यूशन। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हम एक तरीके से कह सकते हैं। मेन मेड सोर्सेज कौन से हैं? तो हाउस होल्ड का वर्क, इंडस्ट्रीज, गैसोलीन, एग्जॉस्ट, एग्रीकल्चर, इन सब की वजह से जब एयर पॉल्यूशन होता है तो उसे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कहते हैं। एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो नंबर 1, लो सल्फर फ्यूल शुड बी इनकरेज टू यूज टू रिड्यूस इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जिनमें लो सल्फर वाले फ्यूल का यूज करना चाहिए जिससे सल्फर का इमिशन ना हो, सल्फर डाइऑक्साइड ना बने।
ओल्ड व्हीकल विच आर ओल्डर देन 15 ईयर शुड डिस्कार्डेड, कोई भी व्हीकल जो 15 साल से पुराना है उसे बैन कर देना चाहिए। फॉर कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन टू मेन एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2 एक्ट बनाए गए हैं, द एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986। फोर्थ है इमिशन नॉर्म्स आर परमिसिबल लिमिट सेट बाय मॉडल एजेंसी फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ व्हीकल, हर व्हीकल के लिए कुछ नॉर्म सेट कर देने चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड सेट कर देने चाहिए कि इससे ज्यादा अगर आपका व्हीकल पॉल्यूशन कर रहा है तो आपका व्हीकल बैन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कंसेप्ट एयर पॉल्यूशन का। अब आएगा सेकंड, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है। तो नॉइज पॉल्यूशन इज अनवांटेड एंड अनप्लीजेंट साउंड, कोई भी अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड जो हमारे ईयर्स को अच्छा ना लगे उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर एंड मे क्रिएट एडवर्स इफेक्ट, कोई भी अनवांटेड साउंड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है और उसका इफेक्ट पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है तो वो कहलाता है नॉइज पॉल्यूशन। द साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल, डेसिबल की टर्म्स में हम साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सोर्सेज अवेलेबल इंडोर एंड आउटडोर फॉर साउंड जनरेशन, साउंड जनरेशन के तो आपको सोर्सेज पता ही है, मशीनरी, म्यूजिक, स्पीकर, माइक, ये सारे साउंड नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज हो जाते हैं। अब इफेक्ट क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन का, तो साउंड ऑफ 80 to 100 डेसिबल इज इमिटेड बाय मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल में से 80 से 100 डेसिबल का साउंड निकलता है, मशीनरी से यही साउंड निकलता है। इसकी वजह से इमोशनल और बिहेवियरल चेंज आ जाता है सबके अंदर, और सच एक्सपोजर टू मशीनरी कैन कॉज कंप्लीट हियरिंग ऑफ लॉस, और मशीनरी का कुछ का साउंड इतना तेज होता है जिससे हमारे कान भी खराब हो सकते हैं। सेकेंड है साउंड अबव 110 डेसिबल कॉल्ड एक्सप्लोसिव साउंड, जो साउंड 110 डेसिबल की इंटेंसिटी से ज्यादा का होता है उसे हम एक्सप्लोसिव साउंड कहते हैं, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो सकती है, कॉन्शियस ने आप इनकॉन्शियस हो सकते हैं। थर्ड है ए सोनिक बूम में ऑल्सो डैमेज प्रॉपर्टी सच एज विंडो ग्लास, अगर कोई एक सोनिक बूम मतलब एकदम से कोई बहुत तेज आवाज हो तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी को भी डैमेज पहुंच सकता है, आपके ग्लासेस वगैरह टूट सकते हैं। अब नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो नंबर 1 नॉइज रिडक्शन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का जो नॉइज है उसे कम करना चाहिए नई मशीनरी एडॉप्ट करके। सेकंड रिडक्शन इन कम्युनिटी नॉइज, कम्युनिटी नॉइज में मतलब जो सोसाइटी में लाउड स्पीकर वगैरह चलते हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। थर्ड रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक नॉइज, ट्रैफिक नॉइज का रिडक्शन कम कर देना चाहिए, हॉर्न वगैरह का बैन करके जो ज्यादा साउंड वाले हो। फोर्थ रिडक्शन ऑफ जेट नॉइज, जो एरोप्लेन से आवाज होती है उसे कम करने के लिए क्या करना चाहिए, जो एरोप्लेन वगैरह एयरपोर्ट वगैरह हैं वो बहुत दूर लगाने चाहिए सोसाइटियल एरिया से। फिफ्थ है लीगल कंट्रोल, मतलब जैसे नॉइस एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट लगाए गए थे वैसे इसके लिए भी लगे होंगे, वो फॉलो करने चाहिए। जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्हें कुछ एक्ट इम्प्लीमेंट करने चाहिए। ये हो गया आपका नॉइज पॉल्यूशन कंप्लीट। अब आएगा हमारे पास वाटर पॉल्यूशन। तो नियरली 50% ऑफ ऑल मैराइन पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सीवेज एंड वेस्ट, जो वाटर का पॉल्यूशन होता है उसका 50% पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, सीवर और जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज करती है इंडस्ट्री उसकी वजह से होता है। वाटर पॉल्यूशन मींस वन और मोर सब्सटेंस बिल्डिंग अप इन एक्वेटिक बॉडीज टू लिमिट दैट कॉज ट्रबल टू लाइफ फॉर्म्स। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, जब वाटर में कोई ऐसा सब्सटेंस मिक्स हो जाए जो कि उसके लिए सूटेबल नहीं है और एक्वेटिक लाइफ को वो खराब कर दे तो उसे हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं वाटर पॉल्यूशन के, तो यूट्रोफिकेशन, इट रेफर्स टू एनरिचमेंट ऑफ फ्रेश वाटर बॉडी बाय एक्युमुलेशन ऑफ नाइट्रेट एंड फॉस्फेट मोस्टली ड्यू टू रिजल्ट ऑफ एथोपेजेनिक एक्टिविटी, द वाटर यूजुअली बिकम ग्रीनिश। ये क्या होता है, मतलब जब वाटर बॉडीज में क्या बढ़ जाए, नाइट्रेट और फॉस्फेट बढ़ जाए, किसकी वजह से, मैन मेड ह्यूमंस की एक्टिविटीज की वजह से, जिसकी वजह से वाटर ग्रीन कलर का हो जाए तो उसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है। सेकेंड है बायो एक्यूमुलेशन, मतलब इट इज एग्रीगेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड्स, मेटल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब मतलब जब वाटर बॉडीज में हमारा पेस्टिसाइड्स, मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनकी अमाउंट बढ़ जाए जिसकी वजह से वाटर अफेक्ट हो उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल पॉल्यूशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर बोर्न डिसीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस माइक्रोब्स आर सोर्स ऑफ फूड बोर्न डिसीज, मतलब जब वाटर में कुछ ऐसे माइक्रोब्स आ जाएं जो उसे
ऐसा करते हैं अगर उसे कोई पी ले तो वो डिजीज का शिकार हो सकता है, तो ये भी वाटर पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। अब स्टेप्स क्या हैं वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के? नंबर 1, अवेयरनेस हमें इंक्रीज करनी चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से ये इफेक्ट हो सकते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। लेजिस्लेशन मतलब रूल्स बनाए जाने चाहिए, उसे कंट्रोल करने के लिए एक्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए। फोर्थ है थर्मल पॉल्यूशन। तो थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू हीट इज पॉपुलरली नोन एज थर्मल पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जब हीट के साथ हो, मतलब सिंपल नॉर्मली वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो वो कहलाता है वाटर पॉल्यूशन। अगर वाटर पॉल्यूशन में जो वाटर है वो गर्म हो जाए तो उसे हम थर्मल पॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। हॉट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंटर द वाटर बॉडी एंड अफेक्ट वाटर बॉडी। क्या होता है, कई बार कोई कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी उनमें से गर्म पानी निकलता है और उसे वाटर बॉडी में जोड़ दिया जाता है और वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाता है, तो इसकी वजह से वाटर बॉडीज की जो डाइवर्सिटी है वो अफेक्ट होती है और ये थर्मल पॉल्यूशन कहलाता है। सेवरल इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट आर यूज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कूलिंग एजेंट। जो कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे थर्मल पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर का यूज करते हैं कूलिंग एजेंट के रूप में और उसके बाद वाटर हीट हो जाता है, फिर उसे वाटर बॉडी में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इफेक्ट क्या होते हैं थर्मल पॉल्यूशन के? जो स्मॉल एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, वो मर जाते हैं गर्म पानी की वजह से। सेल वॉल ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स की सेल वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। थर्ड, हॉट वाटर अफेक्ट एंजाइम एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो गर्म पानी होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। फोर्थ, थर्मल पॉल्यूशन अफेक्ट ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोसिस्टम का पूरा बैलेंस बिगाड़ देता है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है थर्मल पॉल्यूशन? द वाटर शुड अलाउड टू कूल डाउन बिफोर डिस्चार्ज। तो इंडस्ट्री को इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि पानी छोड़ने से पहले उसे ठंडा करें। थर्ड, कूलिंग टावर एंड फंक्शन शुड अलाउड टू कूल डाउन बिफोर बीइंग डिस्चार्ज। इंडस्ट्रीज में जो कूलिंग टावर होते हैं, फाउंटेन होते हैं, उन्हें लगवाना चाहिए। थर्ड है अ लार्ज टैंक एंड रिजर्वेयर शुड कंस्ट्रक्टेड टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। और एक बड़ा टैंक बनाना चाहिए, रिजर्वायर बनाना चाहिए गर्म पानी को इकट्ठा करने के लिए और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ने के लिए। नेक्स्ट है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन एज वेल एज वाटर कंटेंट एंड माइक्रोबायल पॉपुलेशन। सॉइल को जब सॉइल अफेक्ट हो जाए किसकी वजह से? या तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन की वजह से, वाटर के कंटेंट की वजह से, या उसमें माइक्रोब्स की जो अमाउंट है वो कम ज्यादा हो जाए तो सॉइल पॉल्यूशन होता है। इट इज डिफाइंड एज अनडिजायरेबल चेंज इन नेचुरल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ सॉइल। जब सॉइल के नेचुरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट में सॉइल में चेंज आ जाए तो उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। इम्पैक्ट है सॉइल पॉल्यूशन के, देखिए डिक्रीज फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। सॉइल माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो होती है वो अफेक्ट होती है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। इट डिस्ट्रॉय सॉइल फ्लोरा एंड फोना। सॉइल के अंदर जो फ्लोरा और फोना होते हैं, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। फोर्थ, डेवलप अनहेल्दी कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। कंट्रोल मेजर्स फॉर सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? तो कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का जो यूज है वो कम से कम करना चाहिए। कंट्रोल द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना चाहिए। कंट्रोल पॉल्यूशन ड्यू टू गार्बेज, गार्बेजेस की वजह से जो पॉल्यूशन होता है उसे रोकना चाहिए। एसिड रेन को कंट्रोल करना चाहिए, मतलब एसिड कम से कम रिलीज करना चाहिए वाटर बॉडीज में। डिस्चार्ज ऑफ हॉट लिक्विड एंड ऑयल इन सॉइल, गर्म चीज, कोई भी गर्म लिक्विड या तेल वगैरह मिट्टी में नहीं डालना चाहिए। तो ये हो गया आपका सॉइल पॉल्यूशन का कंटेंट। अब आएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या है? वेस्ट इज नोन एज मटेरियल और सब्सटेंस और बाय प्रोडक्ट दैट इज नॉट फाउंड यूजफुल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इट्स यूज। वेस्ट क्या होता है? कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस जो कि बाय प्रोडक्ट होता है और अब यूजफुल नहीं रहता उसके यूज के बाद, तो उसे हम वेस्ट कह देते हैं। सॉलिड वेस्ट कैन बी पेपर, मेटल, ग्लास, ऑर्गेनिक मैटर। सॉलिड वेस्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे पेपर हो, मेटल हो, ग्लास हो, सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, तो वो सॉलिड वेस्ट कहलाता है। टाइप्स रहेंगे वेस्ट के। ई वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब जो कि इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स का वेस्ट होता है, जैसे टेलीविजन, लैपटॉप, मोबाइल, इनका जो वेस्ट होता है उसे ई वेस्ट कहते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट, मतलब जो भी हॉस्पिटल वगैरह से वेस्ट निकलता है, सिरेंज, पट्टियां और कई सारी चीजें, दवाइयाँ, ये सारा बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। थर्ड है प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट में क्या आता है? सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे कि स्ट्रॉज, प्लेट्स, फूड की पैकेजिंग, ये सारे प्लास्टिक वेस्ट में आते हैं। प्लास्टिक कैन नॉट डिकम्पोज, प्लास्टिक को ना तो डिकम्पोज किया जाता है और ना ही माइक्रो प्लास्टिक को ब्रेक डाउन कर पाते हैं।
वेस्ट मैनेजमेंट 5R प्रिंसिपल। अब इस वेस्ट को मैनेज कैसे किया जा सकता है, तो 5R प्रिंसिपल हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 है रिड्यूस, मतलब हमें वेस्ट जनरेशन को कम से कम करना चाहिए, हाउस होल्ड में कम से कम वेस्ट जनरेशन किया जाना चाहिए। सेकंड है रीयूज, मतलब हमें रीयूज की हैबिट डालनी चाहिए, मतलब एक ही चीज को कई बार यूज अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। थर्ड है रिसाइकल, मतलब सिग्रेशन ऑफ वेस्ट इन पैरामाउंट फॉर रिसाइकलिंग वेस्ट। वेस्ट को जो सही वेस्ट हो जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं उसे अलग रखना चाहिए और उसे रिसाइकल के लिए देना चाहिए। फोर्थ है रिकवर, इट इज मेथड वेयर मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एंड रिप्रोसेस वेस्ट इनटू एनर्जी। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट होता है हम उससे एनर्जी बनानी चाहिए, उसे रिकवर कहते हैं। फिफ्थ है रिफ्यूज, इट इज गेट रिड ऑफ वेस्ट जनरेटेड एंड डम्प्ड अकॉर्डिंगली इन लैंडफिल्स एंड डंप साइट्स। मतलब रिफ्यूज में क्या होता है, जो वेस्ट है उसे ऐसे ही कहीं भी नहीं डालना चाहिए, सिर्फ जहाँ लैंडफिल्स हो, गार्बेज की और डंप साइट्स हो वहीं पर उसे फेंकना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो ये यूनिट नंबर 4 है इसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे आपको कवर करवा दिए। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।